हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीए साइंस स्कूल। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने आपको मैंने प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ाया था। तो बच्चों, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, आज के डेरिवेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में 5 डेरिवेशन है। तो अब आपके 3 डेरिवेशन, जो फर्स्ट डेरिवेशन था अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध, वो अपन ने देखा था, बड़ा सिंपल सा था। अब अपन नेक्स्ट डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। इस डेरिवेशन में 3 डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएंगे अपने। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों विद्युत धारा कैपिटल आई तथा अपवहन वेग वीडी के मध्य संबंध, यानी विद्युत धारा अपवहन वेग पे कैसे निर्भर करती है, ये अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले वो डायग्राम से थ्योरी तो लिखिए। माना स्मॉल एल लंबाई के चालक तार, माना स्मॉल एल लंबाई, रुको एक बार ऐसे लिखना, माना स्मॉल एल लंबाई तथा कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट के, तथा कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट के चालक तार में इलेक्ट्रॉन घनत्व स्मॉल एन है। इलेक्ट्रॉन घनत्व स्मॉल एन है तथा कैपिटल वी वोल्ट की बैटरी लगाने पर, कैपिटल वी वोल्ट की बैटरी लगाने पर इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग वीडी के साथ, इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग वीडी के साथ विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में या धनात्मक विभव की ओर गति करने लगते हैं। धनात्मक विभव की ओर, धनात्मक टर्मिनल की ओर गति करने लगते हैं। तो बच्चों, आपको संबंध ज्ञात करना है विद्युत धारा और अपवहन वेग में। तो उसे विद्युत धारा क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर। तो यदि आप क्या करो, विद्युत धारा बनाओ। कैसे बनाओगे? प्रवाहित आवेश बटा लगा समय, तो आपके ये संबंध प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले सर आवेश ज्ञात करें। आवेश निकालेंगे क्वांटीकरण के नियम से। यदि आप चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लो तो आपके पास आवेश आ जाएगा। तो कैसे? तो बच्चों, मैंने कहा क्या, चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन, यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन घनत्व। कितना है? स्मॉल एन, स्मॉल एन दे रखा है। तो सर चालक का अब आयतन कितना है? एरिया इंटू लेंथ। तो इसलिए ए इंटू एल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बताओ सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? कैपिटल एन। सर ए इंटू एल आयतन में, एकांक आयतन में स्मॉल एन है तो एन ए एल, बोलो एक नहीं हुई, संख्या आ गई। तो प्रवाहित आवेश, तो सर प्रवाहित आवेश कितना होगा क्वांटीकरण के नियम से? तो आप सभी जानते हैं प्रवाहित आवेश n इंटू ई, बट इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस का, तो माइनस का n ही, तो माइनस का n ही, तो माइनस का n a l e, ये समीकरण नंबर 1। क्या आपके पास प्रवाहित आवेश आ गया? आप समय ज्ञात कर लो। अब समय कैसे ज्ञात करें? आपको वेग अपवहन वेग दे रखा है, वेग से कैसे निकालेंगे? दूरी बटा समय। तो समय निकालेंगे तो आप क्या बोलोगे? तो इलेक्ट्रॉन को वीडी वेक्टर वेग से एल लंबाई तय करने में लगा समय, लगा समय। तो सर समय क्या होगा? तो सर समय होता है आपके दूरी बटा वेग। तो सर दूरी कितनी है? एल, वेग कितना है? वीडी वेक्टर। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो बच्चों विद्युत धारा क्या होगी? आई बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्या हो गया? डेल्टा क्यू माइनस का एन ए एल ई अपॉन एल अपॉन वी डी वैक्टर। बोलो होगा कि नहीं होगा? एल सेल कैंसिल आउट, क्या बन गया? माइनस का एन ए ई वी डी वैक्टर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको इस संबंध से पता लग रहा होगा क्या, कि विद्युत धारा अपवहन वेग के ऋणात्मक के समानुपाती होती है। ठीक है। जहां पर नेगेटिव चिन्ह क्या बताता है? जहां पर नेगेटिव चिन्ह बताता है इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत, गति के विपरीत
क्या होती है? विद्युत धारा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपके विद्युत क्षेत्र विद्युत धारा तथा अपवहन वेग के मध्य संबंध। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके विद्युत धारा और अपवहन वेग के मध्य संबंध। ठीक है, तो ये अपन ने संबंध ज्ञात कर लिया। अब अपने नेक्स्ट चलते हैं, इसी के अंदर नेक्स्ट डेरिवेशन है आपके, ये कहलाता है आपके नेक्स्ट डेरिवेशन बच्चों ओम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, इसको क्या क्या बोलते हैं मैं बता देता हूं। ये कहलाता है ओम के नियम का इसको बोलते हैं सूक्ष्मीय रूप भी बोलते हैं, या तो सूक्ष्मीय रूप बोल दो या बोल दो सदिश रूप। ठीक है, तो बताओ ओम के नियम का सदिश रूप सूक्ष्मीय रूप क्या होता है। तो बच्चों ये नियम क्या होता है मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था शुरू में जे वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू ई वेक्टर ओम के नियम का सदिश रूप या सूक्ष्मीय रूप कहलाता है। ठीक है, तो ये अपन सत्यापित करेंगे। तो ये सत्यापित इसी फॉर्मूले से होगा। अगर आपको ये डेरिवेशन आता है तो आप आगे वाला डेरिवेशन निकाल सकते हो। कैसे? तो इसमें अपन लिखेंगे विद्युत धारा कैपिटल आई व अपवहन वेग वीडी वेक्टर के मध्य संबंध से। तो जैसे अपन संबंध देखेंगे आपको पता है कि I बराबर क्या होता है? माइनस का एन ई ए वी डी वैक्टर। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब आप सभी को पता है कि इसको अपन इसमें बदलेंगे, तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले अपवहन वेग क्या होता है? माइनस का म्यू इंटू कैपिटल ई वैक्टर। तो देखो विद्युत क्षेत्र आ गया, वह म्यू आप जानते हैं गतिशीलता ई टो बाई एम। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? तो सर धारा घनत्व क्या होता है? तो बच्चों धारा घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा आई अपॉन ए। तो जैसे क्षेत्रफल का भाग देंगे क्या बन जाएगा? माइनस का एन ए वी डी वैक्टर। अब अपॉन वेग का मान रख दें तो आपके धारा घनत्व क्या बन जाएगा? जे वैक्टर बराबर माइनस का एन ई अपॉन वेग क्या है? माइनस का म्यू इंटू कैपिटल ई वैक्टर। माइनस से माइनस प्लस एन ई म्यू इंटू कैपिटल ई वैक्टर। अब म्यू का मान रख दें तो धारा घनत्व क्या बन जाएगा? एन ई टो बाई एम इंटू कैपिटल ई वैक्टर। तो ये बन गया एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम इंटू कैपिटल ई वैक्टर। ये एक नियत राशि है जो कहलाती है सिग्मा। तो जे वेक्टर बराबर क्या हो जाता है? सिग्मा इंटू ई वेक्टर। ये एक नियत राशि है इसलिए अपन इसको सिग्मा मान लेते हैं, जहां सिग्मा क्या है कहलाती है? विशिष्ट चालकता, जो किसके बराबर होती है? एन ई स्क्वायर टो बाई एम। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये कहलाता है आपके ओम का सूक्ष्म रूप या सदिश रूप। तो अब इसी के आगे अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ओम के नियम, ओम का स्थूल रूप या ओम के नियम का सत्यापन। अब जरा ओम के नियम का सत्यापन करेंगे तो ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है आपके V इक्वल टू आई आर। इसको अपन प्रूव करने वाले हैं। ये कैसे आया? तो बच्चों जब आपको ओम का नियम ही नहीं पता तो आप किस प्रकार V इक्वल टू आई आर प्रूव करोगे? तो इसलिए ये सिलेबस से हटा दिया गया है, परंतु पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो अब अपन देखते हैं सर ओम का स्थूल रूप क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए अपन को ये नियम चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे? ओम के सूक्ष्मीय रूप से। तो बच्चों ओम का सूक्ष्मीय रूप क्या बोलता है? J बराबर सिग्मा इंटू ई। आप सभी को पता है कि J धारा घनत्व क्या होता है? I अपॉन ए, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है? V अपॉन एल, वोल्ट पर मीटर। तो सर ये हो गया I अपॉन ए बराबर सिग्मा V अपॉन एल। तो सर V बराबर क्या होगा? V बराबर होगा L ऊपर सिग्मा, तो 1 अपॉन सिग्मा L अपॉन ए इंटू आई। क्योंकि तुम जानते हो मैंने बताया था 1 अपॉन सिग्मा क्या कहलाता है? रो। तो सर ये क्या बन गया? V इक्वल टू रो L अपॉन ए इंटू आई। जहां आपको पता लगेगा कि सर रो L अपॉन ए क्या होता है? कैपिटल R। तो V इक्वल टू क्या हो गया? I इंटू आर। यही क्या कहलाता है?
ओम का नियम, यही क्या कहलाता है बच्चों? ओम का नियम। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सत्यापित हो गया। तो इस प्रकार अपन इस चैप्टर के जो मैक्सिमम डेरिवेशन थे वो अपन क्लियर कर चुके हैं। तो बच्चों आपके वीडियो को पॉज करके आप इनको राइट डाउन कर लीजिए। ये आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना, तो ये आपके पूछे जाते हैं, तो आप इनको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इन डेरिवेशन को उतार लेना। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे आपने विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर पढ़ा, तो अपने सिलेबस से प्रतिरोधों का संयोजन भी हटा दिया गया है। टॉपिक ये हट गया है, परंतु अपन फिर भी प्रतिरोधों के संयोजन के टॉपिक को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है, कितने प्रकार के संयोजन होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो आपने पढ़ा है कि प्रतिरोधों के संयोजन श्रेणी क्रम और समानांतर 2 प्रकार के संयोजन होते हैं। तो इनका फॉर्मूला क्या है, कैसे अपन सोल्व करेंगे, तो ये अपन देखेंगे। फिर इसके आगे अपन पढ़ेंगे विद्युत सेल, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लगाना प्रतिरोधों का संयोजन। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लगाओ प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। और प्रतिरोधों के संयोजन में अब पहला लगाओ। फर्स्ट है श्रेणी क्रम संयोजन। सर यानी श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? तो बच्चों आप सभी को पता है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध से लगातार एक ही तार के बीच में जुड़े हुए हों, R1, R2, R3, जिनमें धारा समान और विभव अलग अलग हो, तो ये श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। और श्रेणीक्रम संयोजन में अपन क्या करते हैं? सभी प्रतिरोधों को जोड़ लेते हैं। तो ये तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र हो गया। नंबर 2 कहलाता है बच्चों समांतर क्रम संयोजन। अब सर समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? जब सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा ए के बिंदु पर और द्वितीय सिरा ए के बिंदु पर जुड़ा हुआ हो, जैसे R1, R2, R3 प्रतिरोध है, इन सभी का पहला सिरा एक बिंदु पर, दूसरा, तो ये सभी समानांतर क्रम संयोजन। और समानांतर क्रम संयोजन में फॉर्मूला क्या होता है? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है कि नहीं होता? वही बात यदि 2 प्रतिरोध हो, यदि R1 व R2 समांतर क्रम में है, यानी 2 ही प्रतिरोध हैं, तो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाता है R1 R2/R1 + R2। तो प्रतिरोध का ये फॉर्मूला बन जाएगा। बढ़िया नहीं बनेगा? तो इस प्रकार अपन इनको इसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो बात होगी अपने इसकी। अब अपन चलते हैं बच्चों प्रतिरोधों का संयोजन कंप्लीट, श्रेणीक्रम, समानांतर। अब अपन इसके अंदर आपके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके है विद्युत सेल। तो बच्चों हेडिंग लगाना आपके विद्युत सेल। तो अब अपन पढ़ेंगे विद्युत सेल क्या होता है ना। तो बच्चों श्रेणीक्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन के आपके न्यूमेरिकल्स हैं सिलेबस में, तो आप इस फॉर्मूले से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अपन विद्युत सेल। बताओ सर विद्युत सेल क्या होता है? तो विद्युत सेल में लिखना वह विद्युत युक्ति, बच्चों हेडिंग लगा के लिखना विद्युत सेल, इसमें लिखो वह विद्युत युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, विद्युत सेल कहलाती है। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, विद्युत सेल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखना विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत सेलों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 प्रकार के।
नंबर 1 फर्स्ट लिखो प्राथमिक सेल। नंबर 1 है आपके प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? तो प्राथमिक सेल में लिखना विद्युत सेल जिन्हें दोबारा आवेशित नहीं किया जा सके, वे प्राथमिक सेल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? प्राथमिक सेल। एग्जाम्पल लिखना लैक्लांसी सेल। सर लैक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल 1.48 वोल्ट होता है। नंबर 2 है डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। ठीक है, अब आपके नंबर 2 लिखो द्वितीयक सेल। सर द्वितीयक सेल कौन होता है? तो लिखना वे सेल जिन्हें दोबारा आवेशित किया जा सके, द्वितीयक सेल कहलाता है। वे सेल जिन्हें दोबारा आवेशित किया जा सके द्वितीयक सेल कहलाता है। एग्जाम्पल लिखो सीसा संचायक सेल आपके वैसा सेल है जिसको अपन दोबारा आवेशित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई सेल की। अब अपन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे सेल के अंदर। तो बच्चों ये जो टर्म्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक बार आप इनकी परिभाषा लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसको डायग्राम से एकदम रिप्रेजेंट करके समझाऊंगा, है ना। तो बच्चों इसमें हेडिंग लगाना आगे विद्युत वाहक बल, इसको शॉर्ट में वा बल भी बोलते हैं, या इसको EMF भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको E से प्रदर्शित करते हैं ना, विद्युत वाहक बल। तो बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कोई बल है, यानी इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। परंतु इसका मात्रक न्यूटन नहीं होता है, इसका नाम है विद्युत वाहक बल। आवेश वाहकों के ऊपर लगाने वाला, यानी वह युक्ति जो आवेश वाहकों पे बल लगाए, तो वो कौन होती है? बैटरी, यानी वोल्टेज। इसका मात्रक वोल्टेज होता है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए। किसी बैटरी के खुले परिपथ में टर्मिनल पर वोल्टता विद्युत वाहक बल कहलाती है। तो बच्चों मैंने क्या कहा, यानी कोई बैटरी है जो खुले परिपथ में है, तो खुले परिपथ में बैटरी के सिरों पर जो वोल्टता होती है वो क्या कहलाती है? वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या है? वोल्ट। तो ये हो गई विद्युत वाहक बल की परिभाषा। अब आपके नंबर 2 इसके अंदर हेडिंग लगाइए, लिखिए आंतरिक प्रतिरोध। सर ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध, तो इसमें लिखिए सेल के अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ में आयनों की गति में उत्पन्न होने वाला अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मतलब, अरे सेल में विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, तो उस विद्युत अपघट्य पदार्थ में जो प्रतिरोध लगता है वो क्या कहलाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसके अंदर लिखो आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। सर सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। नंबर 1 विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता पर। तो बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता पर। ठीक है, नंबर 2 लिखना इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर, जो इलेक्ट्रोड होते हैं प्लस का और माइनस का, उसके मध्य की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर। नंबर 3 लिखना डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल, यानी कितना इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है इसके क्षेत्रफल पे। ठीक है, नंबर 4 ताप पर। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध इन चीजों पे निर्भर करता है बच्चों। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाना बच्चों
टर्मिनल वोल्टा। सर टर्मिनल वोल्टा कैपिटल वी क्या होती है? ठीक है, टर्मिनल वोल्टा तो लिखना किसी बैटरी या सेल के बंद परिपथ में, किसी बैटरी या सेल के बंद परिपथ में सिरों पर विभवांतर टर्मिनल वोल्टा कहलाता है। ठीक है, बंद परिपथ में सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टा कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात अपनी इसकी। तो बच्चों ध्यान रखना, बंद परिपथ में, जब बंद परिपथ होगा, बंद परिपथ कब होता है? जब I धारा प्रवाहित हो, तो ये बंद परिपथ कहलाता है। और खुला परिपथ क्या होता है? खुले परिपथ में आपके विद्युत वाहक बल मिलता है, और खुला परिपथ कब होता है? जब धारा शून्य हो। ठीक है, तो बच्चों अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। क्या? नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लगा लो, टर्मिनल वोल्टा कैपिटल वी, कॉमा विद्युत वाहक बल ई व आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल आर में संबंध। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टा कैपिटल वी, विद्युत वाहक बल ई व आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल आर में संबंध। तो इसके लिए अपन परिपथ बनाते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो बच्चों आपके कोई ये सेल है, जब भी अपन किसी बैटरी या सेल को बनाएंगे तो इसका एक आंतरिक प्रतिरोध साथ में लगाया जाएगा। तो स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब अपन इस सेल को एक परिपथ में जोड़ेंगे, परंतु परिपथ को खुला व बंद करने के लिए अपन क्या लगाते हैं? कुंजी के। ठीक है, और साथ में कैपिटल आर प्रतिरोध जोड़ दिया। अब अपन टर्मिनल पे वोल्टा ज्ञात करेंगे, तो वोल्टा ज्ञात करने के लिए क्या लगा देते हैं? वोल्ट मीटर। एक वोल्ट मीटर लगा दिया। तो ये हो गया अपने बात। इसका विद्युत वाहक बल बी है, ई है, और कैपिटल आर प्रतिरोध आर हो गया। तो बच्चों अब मैं आपको विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टा समझाता हूं क्या होता है। तो संबंध में ये परिपथ बन गया। अब देखना, सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले के कुंजी क्या है? खुली, यानी के कुंजी खुली है, यानी कि के कुंजी ऑफ है, यानी आपने कुंजी नहीं लगाई। जब कुंजी नहीं लगाओगे तो प्रवाहित धारा कितनी होगी? प्रवाहित धारा 0। तो जब परिपथ खुला हो तो सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी वोल्टेज किसके बराबर होगा? विद्युत वाहक बल के। ये अधिकतम वोल्टेज कहलाता है। कितना होगा? ई के बराबर हो गया। नंबर 2, जब के कुंजी क्या हो? के कुंजी बंद हो, यानी अब अपन ने के कुंजी लगा दी। के कुंजी लगाने का मतलब आई विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित। तो जैसे अपन ने के कुंजी लगाई, बैटरी के प्लस टर्मिनल से कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पर टर्मिनल पे वोल्टा कितनी मिलेगी? V = I/R। समानांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है, तो सेल पे ले लो या प्रतिरोध पे ले लो। तो आपके टर्मिनल वोल्टा, तो सर टर्मिनल वोल्टा V किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा I/R। ये समीकरण नंबर 2। और आप जानते हैं कि प्रवाहित धारा किसके तुल्य होती है? कुल विद्युत वाहक बल बटा हुआ कुल प्रतिरोध। और सब परिपथ में कुल प्रतिरोध लग रहा है। कितना लग रहा है? सर एक तो कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, तो E/कैपिटल R + स्मॉल आर। इसको इधर गुणा कर दे तो क्या बन जाएगा? I/कैपिटल R + I स्मॉल r बराबर E। I/कैपिटल R समीकरण नंबर 2 से, तो सर समीकरण नंबर 2 से I/R V हो गया। V = E - IR। तो ये हो गया टर्मिनल वोल्टा और विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध। ठीक है, तो ये इसका संबंध कहलाता है। अब इसमें देखो नोट नंबर 1। ठीक है, जब सेल निरावेशित हो, यानी जब सेल से धारा प्रवाहित हो रही हो, सेल को अपन काम में ले रहे हैं, तो उस समय टर्मिनल वोल्टा का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। कैसे? ये फॉर्मूले में देखिए, E - IR यानी विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा, V कम होगा। बट नोट नंबर 2,
नोट नंबर 2 है, जब सेल को आवेशित करें, जब सेल को अपन क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, यानी उसको आवेशित, यानी जैसे मान लो ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बली आंतरिक प्रतिरोध R है, तो इसको एक बड़ी बैटरी लगाकर जब अपन आवेशित करेंगे तो बड़ी बैटरी से धारा इसके अंदर जाएगी, अरे जाएगी ना, तो धारा अंदर जाएगी, तो धारा माइनस की टर्मिनल वोल्टेज क्या बन जाएगा, E माइनस, माइनस और माइनस प्लस, E प्लस IR। यानी जब सेल को आवेशित किया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज का मान विद्युत वाहक बल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये तो बात हो गई नोट नंबर 2 की। अब देखते हैं अपन आपके नोट नंबर 3। यदि आपको परिपथ में अधिकतम धारा ज्ञात करनी है तो बच्चों अधिकतम धारा के लिए, I मैक्सिमम के लिए, अधिकतम धारा के लिए आप क्या करोगे, जो बाह्य प्रतिरोध लगा रहे हो उसको 0 कर दो। अरे इस समीकरण से देखिए, अधिकतम धारा बनाना है तो कैपिटल R प्रतिरोध को 0 कर दो, तो अधिकतम धारा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E अपॉन स्मॉल r, यानी विद्युत वाहक बल में आंतरिक प्रतिरोध का भाग देने पर आपको उस परिपथ में अधिकतम धारा प्राप्त होगी। तो इससे आपके रिलेटेड क्वेश्चन भी है, और ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि टर्मिनल वोल्टेज का मान विद्युत वाहक बल से अधिकतम कब होता है, जब सेल को अपन क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये बात हो गया आपके ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत वाहक बल के मध्य जो मैंने संबंध बताया वो याद रखना, ये अभी सेलों के संयोजन में काम में आने वाला है। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं आपको आगे सेलों का संयोजन पढ़ाऊंगा, उसमें आपके यही संबंध काम में लेंगे अपन, V = E - IR। तो बच्चों ये आपके ये डेरिवेशन था, तो ये वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में जब धारा 0 होती है तो उस समय सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर टर्मिनल वोल्टेज कहलाती है, और टर्मिनल वोल्टेज बंद परिपथ में जब धारा प्रवाहित होती है तब सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर टर्मिनल वोल्टेज कहलाती है। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गई विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज, ये सब कुछ। अब अपन क्या करते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपके सेलों का संयोजन। तो बच्चों अब अपन सेलों के संयोजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बताओ सर सेलों का संयोजन क्या होता है। तो बच्चों सेलों का संयोजन, सेलों के संयोजन से बनती है बैटरी। आप देखते हैं जहां पर 2 सेल, एक सेल से ज़्यादा यानी कि 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल लगा दिए जाएं तो वो किस लिए बनाए जाते हैं, बैटरी बनाने के लिए, यानी वो बैटरी बन जाती है। तो लिखिए, हेडिंग लगा लो सेलों का संयोजन, हेडिंग लगा लीजिए सेलों का संयोजन, और इसमें लिखिए सेलों के संयोजन से बैटरी प्राप्त होती है। सेलों के संयोजन से बैटरी प्राप्त होती है। तो बच्चों सेलों के संयोजन से क्या मिलता है, बैटरी। सेलों के संयोजन से बैटरी प्राप्त होती है। अब इसमें लिखो संयोजन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के संयोजन है, वही आपके 2 प्रकार के। पहली हेडिंग लगा लो श्रेणी क्रम संयोजन। सर श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें लिखना श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल में प्रवाहित धारा समान, वह टर्मिनल वोल्टेज अलग अलग होती है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो बच्चों मैंने क्या कहा, I तो क्या होगा, समान, ठीक है, परंतु V का मान क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, अलग अलग। ठीक है, जैसे मान लो आपके 2 सेल है, एक तो सेल ये है जिसका विद्युत वाहक बल E1, आंतरिक प्रतिरोध R1, एक दूसरा सेल ये है जिसका विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2। इनको अपन ने श्रेणी क्रम में यानी लगातार, ये सेल नंबर 1 है और ये आपके सेल नंबर 2 है।
इनको लगातार अपन ने कैपिटल आर प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो ये कैपिटल आर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो आप सभी जानते हैं कि जब दोनों सेल समान एक ही तार से जुड़ रहे हैं तो कैपिटल आई विद्युत धारा समान रहेगी, तो आई तो समान है और टर्मिनल वोल्टेज क्या अलग, V1 और इस पे हो गया V2। तो जब अपन दो सेलों को मिलाते हैं तो एक तुल्य परिपथ बनेगा, तुल्य बैटरी बनेगी, और तुल्य बैटरी पर बच्चों विद्युत वाहक बल तो है E इक्विवेलेंट और तुल्य प्रतिरोध है R इक्विवेलेंट, और ये हो गया कैपिटल R प्रतिरोध। हुआ कि नहीं हुआ? तो सर इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये V टर्मिनल वोल्टता हो गई। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सेल 1 के लिए, तो सेल 1 के लिए यदि अपन देखें तो टर्मिनल वोल्टता V इक्वल टू क्या था, A माइनस आई आर। अब सेल 1 है तो इसके लिए टर्मिनल वोल्टता V1, विद्युत वाहक बल E1, आई समान है और आंतरिक प्रतिरोध R1। तो ये हो गई बात आपके टर्मिनल वोल्टता V1 की, है ना। अब इसी प्रकार अपन सेल नंबर 2 के लिए देखें, तो जैसे अपन सेल नंबर 2 के लिए लेंगे तो आपके V2 बराबर कितना हो जाएगा, E2 माइनस आई R2, ये समीकरण नंबर 2। और अपन तुल्य बैटरी के लिए देखें तो सर तुल्य बैटरी के लिए टर्मिनल वोल्टेज की क्या कंडीशन होगी, तो तुल्य बैटरी के लिए V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो अब आपको पता है कि टर्मिनल वोल्टता अलग है, तो टर्मिनल वोल्टता को अपन जोड़ेंगे, और वोल्टता किससे बनती है, ऊर्जा। तो सबसे पहले बोलेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से। और बच्चों ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि कुल वोल्टता V1 प्लस V2। अब V1 और V2 का मान रख दे समीकरण 1 2 3 से। तो सर V कितना है, E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट बराबर ये हो गया E1 माइनस आई R1, ये तो पहली सेल, और ये हो गया E2 माइनस आई R2। तो सर E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट बराबर E को तो एक साथ ले ले तो E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन लेके R1 प्लस R2। अब तुलना करेंगे तो सर तुलना से, जैसे अपन तुलना करेंगे तो आपको पता लगा कि सर तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होता है, E1 प्लस E2। यदि 2 सेल है तो जोड़ लो, यदि n सेल है तो उनके विद्युत वाहक बल जोड़ लो, तथा R इक्विवेलेंट क्या होगा, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R1 प्लस R2। यदि n सेल है तो वैसे जोड़ लो, तथा अगर आपको पूछे कैपिटल आई विद्युत धारा कितनी है, तो बच्चों E इक्विवेलेंट बटा हुआ टोटल प्रतिरोध, और टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, E इक्विवेलेंट बटा हुआ टोटल प्रतिरोध कैपिटल R और R इक्विवेलेंट, कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। इस प्रकार अपन कुल धारा ज्ञात कर लेंगे। तो यदि आपके सेल इस प्रकार जुड़े हो, कैसे कि सेल के माइनस से दूसरे सेल का प्लस जुड़ा हुआ है और दूसरे सेल के माइनस से पहले सेल का प्लस जुड़ा हुआ है, यानी कि प्लस से माइनस जुड़े, तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल जुड़ जाते हैं। परंतु बच्चों यही क्वेश्चन अब ऐसा आ जाए कि ये 2 सेल हैं, अब माइनस से मैं आपके दूसरे सेल का माइनस और प्लस टर्मिनल इधर जोड़ दूं, यानी माइनस से माइनस जुड़े और प्लस से प्लस जुड़े, तो ऐसी स्थिति में तुल्य विद्युत वाहक बल बड़े विद्युत वाहक बल में से छोटा विद्युत वाहक बल घटा दिया जाता है, वह तुल्य प्रतिरोध सभी आंतरिक प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाए, यानी प्रतिरोध तो जुड़ेगा परंतु तुल्य विद्युत वाहक बल विपरीत क्रम में जुड़ने के कारण घट जाएंगे, और यदि माइनस से प्लस जुड़े तो उनके विद्युत वाहक बल जुड़ जाते हैं। तो यह आपके सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन बच्चों कंप्लीट। वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लीजिए। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए।